नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। 1989 में एक फिल्म आई थी, मैंने प्यार किया। उसके कई सुपरहिट्स गानों में से एक गाना था कबूतर जा जा जा। फिल्म की शूटिंग मुंबई में हुई थी और कबूतर भी मुंबई का ही था और मुंबई में ही था। आज करीब 36 साल बाद एक बार फिर यह गाना याद आ रहा है, क्योंकि मुंबई में इस वक्त कबूतरों को लेकर घमासान मचा हुआ है। मामला है कबूतरों को दाना खिलाने का और इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि बात हाईकोर्ट तक चली गई और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को इस पर बयान देने पड़ रहे हैं। कबूतर और मुंबई का रिश्ता पुराना है। कबूतरों को दाना खिलाना यहाँ आम बात है और इसके लिए बाकायदा शहर में कई कबूतर खाने भी हैं। लेकिन ये मामला धर्म से भी जुड़ा हुआ है। शहर में जैन धर्म के अनुयायी कबूतर को दाना खिलाना जीव दया का हिस्सा मानते हैं, जो जैन धर्म में अहिंसा और सिद्धांत का प्रतीक है। बताया जाता है कि कई जैन मंदिर और ट्रस्ट इन कबूतर खानों को सालों से संचालित भी करते हैं। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया? तो हुआ कुछ ऐसा है कि अक्सर कबूतरों की मौजूदगी से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात होती ही रही है। लेकिन अभी जब ये सवाल महाराष्ट्र विधानसभा में उठा तो मुंबई की महानगर पालिका ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए कबूतर खानों को बंद करना शुरू कर दिया। मुंबई के फेमस दादर कबूतर खाने को जब तिरपाल से ढककर बंद किया गया तो लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किए। उसे तिरपाल से जिससे ढका गया था उसको फाड़ दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ना मानने वालों के खिलाफ FIR करने की बात कह दी। तब से ही मामले ने तूल पकड़ लिया। मुंबई में नगरपालिका के चुनाव भी होने हैं, इसलिए इसे थोड़ा राजनीतिक रंग भी मिल गया। लेकिन इस पूरे मामले का जो सबसे अहम और गंभीर पहलू है वो है कबूतरों से जुड़ी हुई हेल्थ इशू। कबूतरों की बीट, पंख और घोंसलों से निकलने वाला कचरा हवा में फैलता है, जिससे पिजन लंग या फिर हाइपर सेंसिटिव निमोनिया, अस्थमा और अन्य सांसों से जुड़ी बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। और ये सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि देश के कई शहरों की समस्या है, जहां हाई राइज बिल्डिंग्स तेजी से बढ़ रही हैं और अक्सर कबूतर इनमें पाए जाते हैं। आप उनको अलग से अगर फिर दाना डालें और एक जगह वो इकट्ठा हो जाएं, जमा हो जाएं, तो समस्या शायद थोड़ी और बढ़ जाती है। कोर्ट भी अब कह रहा है कि सार्वजनिक तौर पर कबूतरों को दाना डालना, उनका जमावड़ा लगाना एक तरह का सार्वजनिक उपद्रव है और हेल्थ से जुड़े इश्यूज तो इसके साथ हैं ही। और आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, रेस्पिरेटरी और चेस्ट मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर के पांडे और एनिमल और बर्ड राइट एक्टिविस्ट पल्लवी पाटिल। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन डॉक्टर पांडे, पहले हम आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, पूरा मामला मैंने बताया और ये कबूतरों से जुड़ा हुआ है। ये बात नई नहीं है, अक्सर ये बात समय समय पर आती रही है कि खास तौर पे कबूतर और उनकी बीट हो गई, उनके पंख हो गए या अन्य चीज़ें हो गई, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। वक्त वक्त पे इसकी बात भी हुई है। लेकिन आज भी हम पाते हैं कि जब ये पूरा मामला इस समय मुंबई में उठा हुआ है तो अवेयरनेस के लेवल काफ़ी कम है। लोग इसमें इमोशनली ज़्यादा जुड़ गए कि आपने कबूतर का दाना पानी बंद कर दिया, इससे कबूतर को तकलीफ होगी। लेकिन जो इसका हेल्थ वाला साइड है उसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि कबूतर और उससे जुड़े हुए जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो किस हद तक हैं, कितने ज़्यादा गंभीर हैं और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर भट्ट, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आज मुझे आमंत्रित करने के लिए। और ये मुद्दा सच में बहुत गंभीर है, स्पेशली हेल्थ प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली जो हम पल्मोलॉजिस्ट हैं, जो लोग चेस्ट की डिजीज़ को हैंडल करते हैं। एंड हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये जो पिजन एलर्जी है या हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस है या बर्ड फैंसियस डिजीज भी इसे कहते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट इससे होने वाली डिजीज को हम ILD कहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बहुत तरह की होती हैं, तकरीबन 100 तरह की डिफरेंट 150 कंडीशंस हैं जिसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती हैं। और आप हैरान होंगे सुन के कि नॉर्मली जो
पिजन से एसोसिएटेड इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है दुनिया में 10-15% के आसपास है। और हमारे देश में हम लोगों ने कुछ 4-5 साल पहले एक रजिस्ट्री तैयार की थी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज की। उसमें हमने पाया कि हमारे देश में जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है या फेफड़ों की सिकुड़न की जो बीमारी है, उसमें तकरीबन 48% रीजन हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है। मतलब जो 100 मरीज हैं उनमें से तकरीबन 50% मरीज का जो ILD हो रहा है वो इस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो इस नजरिए से हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। और स्पेशली अर्बन ड्वेलिंग में आजकल मैं किसी भी खांसी या सांस फूलने वाले मरीज से पहली चीज पूछता हूं कि आपके इर्द गिर्द कबूतर तो नहीं है। और लोगों में जागरूकता बहुत कम है और अमूमन जवाब आता है कि हमारे घर के अंदर नहीं है। लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है और ये बहुत आवश्यक है कि हम इस अवेयरनेस को बढ़ाएं पब्लिक के बीच कि कबूतरों के घर के अंदर होने से नहीं है, इन बर्ड्स के आपकी सराउंडिंग में। इनफैक्ट स्टडीज कहते हैं कि यदि ये 50 और 100 मीटर के दायरे में भी ये कबूतर यदि झुंड बना के इकट्ठा हो रहे हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए हैजार्ड हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो यही दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि मुंबई एक हाई राइज सिटी है। अब तो देश के कई तमाम शहरों में हाई राइज बिल्डिंग। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहता हूं कि कबूतरों की कोई टेंडेंसी होती है कि वो हाई राइज में ज़्यादा एक्टिव होते हैं या वहाँ उनको अपना आशियाना बनाना पसंद होता है? फिर हम वो जो कबूतर खाने हैं उनकी बात पर आएंगे, क्योंकि चलिए कबूतर खाने से तो आप दूर रह सकते हैं, लेकिन घर में तो आप रहेंगे ही रहेंगे। और वहाँ पर पिजन एक्टिविटी आपको किस लेवल पे इम्पैक्ट करती है? आई थिंक नॉट ओनली हाई राइज सर, आप यदि दिल्ली की सड़कों पे चलें तो जगह जगह कबूतरों को फीड करने के सेंटर बना दिए गए हैं। लोग दाना डाल के बैठे रहते हैं। और मैं तो हैरान होता हूं कि नोएडा में जब मैं निकलता हूं तो बड़ी बड़ी मर्सिडीज और BMW में बैठे लोग भी उतर के दाना दे रहे होते हैं। तो ये बड़ा एक रिलीजियस या कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज बना दिया है। इट इज नॉट ओनली द हाई राइज प्रॉब्लम, इट इज अक्रॉस द अर्बन ड्वेलिंग। तो इसका मेन कारण मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने इस चीज को प्रमोट किया है दाना डालने को, मोस्ट लाइकली ये पिजन्स की जो ब्रीडिंग है, एक्टिविटीज हैं, ये बड़ी हैं और इनकी तादाद अर्बन सिटीज में बड़ी हैं। और इसीलिए फिर वो वहाँ पर जो मौजूद घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। पल्लवी पाटिल जुड़ गई हैं हमारे साथ, जो कि एक एनिमल और बर्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। पल्लवी, अभी हम यही बातचीत कर रहे थे और डॉक्टर साहब से मैंने यही सवाल पूछा कि देखिए ये दो चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। पहली तो ये है कि पिजन्स और उनसे जुड़ी हुई मान्यताएं, और चाहे उसमें धार्मिक एंगल हो या फिर एक ह्यूमन एंगल हो, या जिसे हम कहें कि बर्ड राइट की बात हो, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। दूसरा, उससे जुड़े हुए जो हैज़र्ड्स हैं, जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, हमने मेनली उस पर फोकस किया है। और जो एक्चुअल में है, मतलब उसमें कोई शक की बात नहीं है कि नहीं है। कोर्ट भी ये कह रहा है कि जब चुनने का मौका आएगा तो पहले इंसान को चुना जाएगा और फिर बाकी की चीज़ें आएंगी, और ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, हम मानते हैं। लेकिन एक लाइन होगी जो शायद अब क्रॉस हो रही है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से पिजन फीडिंग एक्टिविटीज़, कबूतर खाने, इनकी बढ़ती जनसंख्या लगातार अब वो एक अलार्मिंग सिचुएशन पर पहुंच गई है, और इसमें इमोशनल होने से ज़्यादा इस पूरी जो समस्या है इसको टैक्टिकली हैंडल करने की ज़्यादा ज़रूरत है? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब सामने हैं, इनको काफ़ी हेल्थ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी है। किंतु जो कोर्ट में अभी केस चल रहा है उसमें BMC ने जो रिप्लाई फाइल किया हुआ, अगर आप उसे देखोगे, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी जी मैम, बिल्कुल। या तो उसमें उन्होंने, डॉक्टर साहब भी मुझसे सहमत होंगे, अगर नहीं सहमत है तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं उसमें। जो ये बीमारियां हमें जो बताई जाती है, जिसमें पिजन्स का एक रीजन बताया गया है, तो अकॉर्डिंग टू द ओन स्टडी जो BMC ने वहां पे सबमिट की हुई है, उसमें 45 से ज्यादा रीजंस जो है उन्होंने खुद बताए हुए अपने स्टडी में। उसमें हमारे घर का जो AC है
या जो प्यूरिफायर्स है, या जो हमारे घर में हम जो रोज डिटर्जेंट यूज करते हैं, हाउस में क्लीनिंग जो यूज करते हैं, हाउस के अंदर जो डस्ट होता है, एयर पोल्यूशन है, केमिकल पोल्यूशन है, इवन वुडन जो कारखाना है, एल्यूमिनियम के जो कारखाने, केमिकल इंडस्ट्री जो है, बेकरी, होटल्स, आपका जो ओपन फायर जो है, इसके जैसे ओपन शिवेज है, हमारे जो ओपन गटर्स है, चेम्बर्स है, और जैसे एक जो हमारे ग्रेन वाले जो फार्मर्स है, उनके जो ग्रेन कटिंग्स वगैरह होते हैं, ऐसे मिला के टोटल 100 डस्ट है। और अपना जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है कंस्ट्रक्शन डस्ट है। ये ऐसे सारे जो रीजंस हैं, इंक्लूडिंग मशरूम, जो आपका चीज है, ऐसे बहुत सारे रीजंस उन्होंने खुद अपने इसमें रीजन जो है मेंशन किए हुए हैं। और उसके साथ में ये एक रीजन, वन ऑफ द रीजन है, सॉरी मेरा कैमरा हिल रहा है बार बार। सो इसमें एक रीजन ये है। और अगर उनका खुद का स्टडी आप देखोगे जो उन्होंने केईएम ने दिया हुआ है, 99.7% रीजन जो है वो अदर रीजंस है, और 0.3% जो है वो पिजन रिलेटेड है। पर वो पिजन रिलेटेड जो स्टडी सारी है, वो इंडोर स्टडी, जो घर के अंदर जो पिजन्स, जो ब्रीडर के जो पिजन्स होते हैं, पाले जाते हैं, या चिकन पोल्ट्री जो है, उनसे रिलेटेड है। कहीं पे भी आउटडोर स्टडीज या ओपन एयर के स्टडीज नहीं है। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये जो केईएम ने जो रिपोर्ट फाइल किया हुआ है, जो मेरे हाथ में है, उसमें से स्टडीज में बता रही हूँ। और ठीक। इसमें बहुत सारे स्टडीज उन्होंने जो है वो अदर कंट्रीज के, यूएसए वगैरह जहां से है, वहां से वो स्टडीज डाले हुए, जिनेवा यूएसए वगैरह के स्टडीज है। हमारे पर्सनल जो मुंबई रिलेटेड अभी हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसके जो स्टडीज है, एंड इंडिया से टोटल उन्होंने 4 स्टडीज डाले हुए। चेन्नई का भी एक स्टडी है, बाकी के सारे स्टडीज है। और इसमें अगर आप खुद देखोगे तो उसके अकॉर्डिंगली टोटल उन्होंने अस्थमा भी उसमें बोला है, और उन्होंने एचपी भी बोला हुआ है। खुद उन्होंने जो स्टडीज किए हुए उसके एयर पोल्यूशन के क्वालिटीज अगर आप देखोगे, जो सबसे बड़ा रीजन उन्होंने बताया हुआ है, तो उसमें आप पाओगे कि पिजन रिलेटेड मटेरियल जो है, खुद उन्होंने जो स्टडी किया हुआ है, इट्स 3%, 0.3 to 0.09, 1 लाख पीपल्स के पीछे ये इतना परसेंटेज जो नॉर्मली काउंटेबल भी नहीं है, उतने लोअर परसेंटेज के डिटेल्स पे वो हाईकोर्ट में आ रहे हैं। लेकिन उनके अपने जो बोर्ड उन्होंने लगाए हुए हैं हर जगह पे, पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जोन में, वो बोर्ड्स आपको 60 to 65% हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस बिकॉज ऑफ एचपी बता रहे हैं। डॉक्टर साहब से आप पूछिए कि जो रीजंस मैंने बताए हैं वो एचपी रिलेटेड है या नहीं है। और इवन कुछ स्टडीज ऐसे हैं जहां पे हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस जो है वो आपके हेयर रिमूवल जो होते हैं बाल, उसकी वजह से तक हुए हैं। घर का वाटर और इवन ठीक है। आपके गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मुझे अभी और कुछ रीजंस बता रहे हैं, जो गैस हमारे घर पे हम यूज करते हैं, एलपीजी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी वजह से भी है। ये इनके खुद के अपने रिपोर्ट्स बता रहे हैं। अगर मैं ठीक है। गलत हूं तो डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट ठीक है कर पल्लवी सकते हैं। मैम, तो आप, हाँ जी, आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ रखे और उसमें केएम की रिपोर्ट्स का आपने जिक्र किया, अदर पॉल्यूटेंट्स का जिक्र किया, परसेंटेज टर्म्स में कौन सी चीज़ कितना नुकसान पहुंचा रही है ये बताया, और शायद ये सवाल कि उसमें फिर कबूतर और उनसे रिलेटेड चीज़ें क्यों, जबकि वो जो है वो पॉइंट व्हाटएवर परसेंट, 1% से भी कम है। डॉक्टर साहब इसका क्या जवाब देंगे? पल्लवी जी ने बहुत लंबे चौड़ी तथ्य रख दिए मेरे सामने। एंड जब हम स्टडी करते थे, एचपी और हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस एक ही चीज है, हम शॉर्ट टर्म में एचपी बोलते हैं इसको। और ट्रस्ट मी पल्लवी जी, आई एम अ क्लिनिशियन, और ये समस्या मैंने पिछले महीने एक 35 साल के लड़के को खोया है। ही हैड अ हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस. There were pigeons around his house. We could confirm it by blood testing, and I lost that boy who was working with as a staff in one of the airlines. So very smart, young, aspiring लड़का। और ऐसे बहुत सारे केसेस मिस्टर भट्ट
जो हम लोग डे टू डे देख रहे हैं उसका एक डायरेक्ट कनेक्ट देख रहे हैं। और जब हम उनको ब्लड में सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं तो उसमें पिजन फेदर, पिजन ड्रॉपिंग्स के टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। मैं बिल्कुल एग्री होता हूँ, कॉजेज 100 से ज्यादा हैं, पर जो मुख्य कॉजेज हैं ये रेयर है। मशरूम ग्रोइंग एरियाज कितने हैं और पिजन एक्सपोजर अर्बन ड्वेलिंग में कितने हैं। यदि आप कभी मेरी क्लिनिक में आ पाए, मैं आपको दिखाऊं, हर तीसरा चौथा पेशेंट मेरा जो ILD का पेशेंट है, he has a direct link to pigeon exposure. Most of them has a serology test positive for pigeons, and as soon as जितनी जल्दी, काफी पेशेंट्स में मैंने कहा कि आप यहाँ से अपने गांव शिफ्ट हो जाओ। कोई पेशेंट यहाँ से बुलंदशहर चला गया, कोई पेशेंट यहाँ से संभल चला गया, 3 महीने बाद आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूँ। इवन उनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रस्ट मी, तथ्यों का पे बहस करना, चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेट करना आसान है, बट एज अ चेस्ट फिजिशियन ये हम सब की वेदना है। हम देख रहे हैं कि ये समस्या पिजन की एलर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इससे पहले कि वो किसी दिन हमारे घर आ जाए, हम में ये अवेयरनेस होना और हम में ये संजीदगी होना कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इससे हम आंख नहीं मूंद सकते। इनफैक्ट थैंक्स टू बॉम्बे हाई कोर्ट, जो हमारी रोज की दिक्कतें होती हैं, इवन पेशेंट नहीं समझ पाते हैं। जब उनसे कहते हैं कि पिजन्स हैं सराउंडिंग में, कहते हैं सर घर के बाहर होंगे, हमें नहीं पता। एंड समटाइम आई आस्क कि आप एक बार अपने घर का फोटोग्राफ बाहर से खींच के लाएं। बोलते हैं अच्छा सर वो टेरेस पे आते होंगे, सो वी हैव नो कनेक्शन, मेरी मम्मी छत में नहीं जाती हैं। जबकि इन चीजों का, इन एंटीजन का, एक्सपोजर का उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। जी, इफ देयर इन अ पॉइंट सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। जी, गॉट योर पॉइंट, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, क्योंकि आपने भी वो बिल्कुल जैसे पल्लवी जी ने यहाँ पर फैक्ट रखे, आपने भी एक पूरी फैक्ट शीट खोल के रखी, और अगर आपको अपने मरीजों में वो सारी चीजें दिख रही हैं तो फिर ये बात चिंता की। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं तुरंत, लेकिन इसके बाद इस गंभीर मुद्दे पर 1-2 और बड़े सवाल कहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। बैक तो कबूतर पे बात हो रही है, और खासतौर पे कबूतर के साथ जुड़े हुए हेल्थ इश्यूज पे। मामला मुंबई का है, लेकिन बात तो पूरे देश की है। तो डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, पल्लवी जी से बात हो रही थी, अब तो स्टूडियो में ही आ चुकी हैं। पल्लवी मैम, तो आपने सुना डॉक्टर साहब ने कहा कि कितना सेंसिटिव है ही, उनका एक पेशेंट्स की अभी अभी जान चली गई अनफॉर्चुनेटली इसके कारण, और कई और पेशेंट जो उनके पास आते हैं उनके ब्लड सैंपल्स ये प्रूव करते हैं कि जो रीज़न है वो पिजन्स हैं। दूसरे रीजंस भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये भी उतना ही खतरनाक रीज़न है और इसकी भी संख्या ठीक ठाक है। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने 100 से ज़्यादा रीज़न सही करके खुद कबूल किया हुआ है, और वो ज़्यादा रोज़ इसमें काम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये KEM का रिपोर्ट है मेरी हाथ में। सो इस KEM की रिपोर्ट में उन्होंने जो रिसर्च किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट अस्थमेटिक पेशेंट्स का उन्होंने रिसर्च करने के बाद में जब आप बहुत देर से उनके पास में जाते हो, तब ये कहीं जाके HP की तरफ बढ़ता है। और अस्थमा के रीज़न्स आप खुद जानते हो, जैसे उन्होंने इसमें बताए हुए हैं अपने हिसाब से। एयर पोल्यूशन से लेके, फिर ये कबूतरों को या कबूतर खानों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, अब जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ स्टडीज़ किए हुए हैं और उनके पास में इतने पेशेंट्स आए हुए हैं, जैसे एक 35 ईयर्स का भी उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ये बाकी के जो बता रहे हैं, मशरूम वगैरह जैसे हम नहीं पकड़ सकते, बट एयर कंडीशन से लेके बाकी सारी जो चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, जो हमने घर में पिलो यूज़ करते हैं उसके अंदर जो फेदर्स रहते हैं, क्या ये उसका भी एक कारण हो सकता है? देखिए पल्लवी जी, अभी जो मेन सेंसिटिव इश्यू है वो पिजन्स का है। सारी चीज़ें हैं, हम फार्मर्स को कोशिश करते हैं अवेयर करने का कि वो बैगेसी या भूसी का इस्तेमाल ड्राई करके करें। बाकी इश्यूज हैं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री हो रहा हूं, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम इन अ अर्बन स्पेस is very prevalent. I can't have any confusion about it. अभी भी मेरे आईसीयू में 2-3 पेशेंट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन पे हैं, एंड दे आर HP.
हमारे लिए आजकल इसका डायग्नोसिस करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, इस पे बहस करें, आर्टिकल देखें तो हजारों आर्टिकल आपको HP पे मिल जाएंगे। जो आप अस्थमा कह रही हैं, ये थोड़ा सा मुद्दे से अलग जाने की बात है। तो अनफॉर्चुनेटली खैर ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन आज का जो आधा घंटा था डॉक्टर साहब और पल्लवी मैम दोनों, वो मेरा समाप्त हो गया। आपने भी बहुत वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। 30 सेकंड हार्डली मेरे पास, उससे ज्यादा। जी थैंक यू सो मच। ये जो पेज है, मेरा सिर्फ यही कहना है सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश में और ये हम सबके घर। ठीक है मैम, आपके पास भी एक रिपोर्ट है और डॉक्टर साहब भी मतलब वो अपने अनुभव से एक बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए दोनों चीजें हैं, ये जो प्राणी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, ये सब हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। कुत्तों को लेकर इन दिनों इतनी बात होती है, पेट डॉग्स को लेकर इतना है, मामले कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। पिजन्स वाला एक मामला जो अभी अभी उठकर आया सामने, लेकिन उसका अपना एक हेल्थ कनेक्ट है, उसका एक अपना सोशल कनेक्ट है। अब उसके बीच में हम लाइन कहां ड्रॉ करेंगे, ये अभी फिलहाल इस आधे घंटे की बातचीत से तो निकालना मुश्किल है। आप दोनों को हम दोबारा आमंत्रित नहीं, वो बिल्कुल से नहीं, बिल्कुल अभी हम उस चीज पे जा ही नहीं रहे। उसके सिर्फ एक हेल्थ पॉइंट पे उसके लिए अल्टरनेटिव कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं, कहीं और फीडिंग प्लेसेस बनाए जा सकते हैं, वो डिफरेंट चीज है जिससे डील किया जा सकता है। लेकिन जहां तक हेल्थ की बात है, कोर्ट भी कह रहा है कि ह्यूमन हेल्थ को आप पहली प्रायोरिटी देंगे। डेफिनेटली आप पक्षियों का, पशुओं का, उनका भी ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास एक अलग व्यवस्था मौजूद होनी चाहिए। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे और जरूरत पड़ती है तो दोबारा हम फिर मिलकर बैठेंगे, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।